ठीक है बच्चों, तो गुड आफ्टरनून। सबसे पहला चीज जो है हम इसमें एक टर्म देखेंगे, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का टर्म जो है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? सेट का नॉलेज चाहिए। ठीक है, दो सेट है, मान लो P और Q, है ना? तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आओ जल्दी आओ, बैठो। हाँ हाँ, इसके लिए एक टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड मतलब इन ऑर्डर। इन ऑर्डर। सुधांशु बहुत जल्दी शुरू हो जाओ, कॉपी लेके एकदम स्टार्ट हो जाओ। थोड़ा सा आज है ना क्लास ऐसा रखना है कि हमसे ज्यादा बात करना है, आपस में बात कम करना है, ठीक है? जो कुछ भी हो मुझे ही कहना है, तो समझने पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा कंटेंट है इसलिए कोशिश करेंगे जो किसी तरह से मंच करें। तो ऑर्डर्ड पेयर, एक टर्म होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कब आएगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का टर्म कब आएगा? जब मान लो तीन सेट है, उनका यदि प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे P हो गया, Q हो गया और R हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से P, Q और R हमारा तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तीन सेट का, तो उसमें ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। यदि दो का हो रहा है तो ऑर्डर पेयर बनेगा। अब जैसे कि एग्जांपल देख लो, ऑर्डर्ड पेयर में एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी होगा। उसमें क्या है, जैसे मान लो 5 1 है, ठीक है। एक मान लो A क्रॉस B इस प्रकार से दिया हुआ है, 5 1 है, 2 3 है, ठीक है, और 5 1 2 3 और 3 7 है ना? इस प्रकार से दिया हुआ है। हमको सेट A और सेट B बनाना है, तो क्या सेट A होगा, क्या सेट B होगा? ठीक है, तो पहला सेट जो A होगा उसके एलिमेंट होंगे 5 2 और 3 जो कि फर्स्ट है, और जो दूसरा होगा सेट B उसके एलिमेंट होंगे 1 3 और 7, ठीक है। तो यहां पर यदि इसको इससे रिलेट कर दें, इसको इससे रिलेट कर दें, इसको इससे रिलेट कर दें, है ना, तो ऐसा कहा जाएगा कि A से B के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हुआ है। तो ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन टर्म को डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जिसमें से इसके प्रत्येक जो हमारा आइटम है, इस आइटम का क्या नाम है? जो पहले सेट के इसमें जो जितने भी आइटम है इनका नाम क्या है? इसको कहते हैं प्री इमेज, ठीक है। और इनके जो ये हैं इनके नाम क्या हैं? इनको इमेज कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेट है, इस सेट का नाम क्या है? इसको कहते हैं डोमेन। और इस पूरे सेट का नाम क्या है? कोडोमेन, ठीक है। अब यदि ऐसा हो जाए कि इसमें हर इमेज का एक सेट हो, यहां पर मान लो एक अलग से, यहां पे एक अलग से एक एलिमेंट है, मान लो 8 है, तो यहां पे इस पूरे सेट को तो कोडोमेन कहेंगे। पर अगर सेट ऐसा हो हमारा कि 1 3 और 7 से बना हो, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रेंज कहेंगे। कोडोमेन, डोमेन और रेंज, इस सब में हम लोग को अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैं तुम लोगों को बताया था, रिलेशन का डेफिनेशन बताया था, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताया था, जिसको मैं यहाँ पर इससे बनाया हूँ, मतलब एग्जाम्पल से समझाया हूँ। अब एरो डायग्राम होता है, कभी भी हम एरो डायग्राम से समझते हैं चीजों को। एरो डायग्राम को फंक्शन में एक और नाम दिया जाता है, बता सकते हो? हाँ, इसको मैपिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लास्ट में हम देखेंगे। एरो डायग्राम जो होता है ना, इसी को कहते हैं, जिसको एरो से रिलेट करते हैं।
एरो में हर प्री इमेज को इमेज से इस प्रकार से जो शो करते हैं, तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और एरो डायग्राम जो होता है, जब भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है कुछ इस तरह से, उसको एक्सप्लिसिटली शो करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखो एरो डायग्राम का यूज कहां कहां होता है? रिलेशन के टाइप को समझने और समझाने में। ठीक है, एक टर्म होता है इनवर्स रिलेशन, उसको समझाओ। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इनवर्स रिलेशन उसको r टू द पावर -1 से शो करते हैं। यह क्या टर्म है? यह इस चीज को दर्शाता है कि डोमेन और रेंज एक्सचेंज कर जाएं। ठीक है, तो रिलेशन में इनवर्स के होने का तरीका है कि यदि हमारा सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन है, तो सेट बी से ए की तरफ जब रिलेशन इस प्रकार से बन जाता है, तब हम उसको आर इनवर्स से शो करते हैं। जैसे उसी एग्जांपल को लेते हैं, तो जैसे 1 हुआ, 3 हुआ और 7 हुआ, यदि वह 5, 2 और 3 से इस प्रकार से रिलेट करे, तो इसको हम इनवर्स रिलेशन कहेंगे। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये जितना जो चीज था जो तुम्हें बताया हूं, ये 11th का पोर्शन है। ठीक है, इसमें और कुछ भी है, लेकिन हम थोड़ा सा 12th में भी इंटर करेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन की कितने मेनली टाइप हैं? अच्छा हाँ, एक यह भी होता है ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है? ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग बताओगे? ट्रिवियल का मतलब होता है ना, जो जनरल, इसकी वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉन, दिस इज टेकन एज ग्रांटेड, जिसको है सो लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, जिसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से नहीं समझाना, है ना, जिसको लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसका टाइप ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल का मतलब नॉट स्पेशल या नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो ट्रिवियल में हमारा पहला होता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब, और वॉइड, जिसमें रिलेशन कैसा हो, मतलब कैसा हो, हाँ, रिलेट ही ना हो। ठीक है, यदि एलिमेंट जो हो, दो सेट के बीच एलिमेंट का आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही ना करे, हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, वर्ड फॉर्मेट में ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि सेट ए से सेट बी के बीच में हम उसको रिलेट ही नहीं कर सके, तो ऐसा जो रिलेशन होगा उसको एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहेंगे। इसको कैसे शो करेंगे? नल सेट, नल सेट का सिंबल क्या होता है? फाई, इस सिंबल से इसको शो करेंगे। यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल तो जो हर कंडीशन में डिफाइन हो, इस तरह से है कि रिलेट होगा ही होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जिसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है, जो हर हालत में होगा। ठीक है, हर हालत में उस आर रिलेशन से वो सेट ए जो है वह रिलेट कर पाएगा। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब, हमारा इमेज और प्री इमेज दोनों आइडेंटिकल हो। ठीक है, दोनों इस प्रकार से लिए जाएं जो आइडेंटिकल हो, रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब द रिलेशन विच रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ, जो भी हम पार्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ रहे हैं वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई द इमेज एंड द प्री इमेज, फ्रॉम प्री इमेज टू इमेज द रिलेशन इज बीइंग डिफाइंड
दैट शुड बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक ही होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, समझे। तो जब भी इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे इस रिलेशन में, जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे तो कैसे होंगे, जो पहला प्री इमेज है वही इसका इमेज होगा, ठीक है। यदि हम 2 लिखते हैं तो यहां भी 2 लिखेंगे, यदि यहां हम a लिखते हैं तो यहां भी हम a लिखेंगे, यदि यहां हम b लिखते हैं तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव वर्ड का ये मीनिंग हुआ, समझ गए। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव से कैसे डिफरेंट है, आइडेंटिटी इज द सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव, कैसे, इसके एग्जांपल से बताओ। जैसे आर एक एग्जांपल लेते हैं, वो आइडेंटिटी का एग्जांपल होना चाहिए, कैसे होगा बताओ। हाँ, तो देखो रिफ्लेक्सिव में ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर 2 3 ले लें, बट आइडेंटिटी में कैसा होगा, 1 1 2 2, और इसको हम ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब जो रिफ्लेक्सिव का एक इसका सबसेट होता है, एक स्पेशल टाइप होता है आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा में हो जो क्या करे, अपने आप को रिफ्लेक्ट ना करे, जबकि आइडेंटिटी कैसा होगा, हर हालत में अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसका ये स्पेशल टाइप हुआ, ठीक। उसके बाद अगला टाइप क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है, इसको वर्ड में डिफाइन करो। यदि प्री इमेज इमेज से रिलेटेड है तो उसी रिलेशन से इमेज भी प्री इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसको कहने का यह मतलब हुआ कि जिस रिलेशन से हम ए से बी की तरफ रिलेट किए जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसका इन्वर्ट करते हैं तो बी से ए की तरफ भी हम जो इन्वर्स होगा वह भी उसी तरह से रिलेट करें। तो जब भी इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, सिमेट्रिक का जब भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा, यदि 1 और 2 रिलेट किए जा रहे हैं रिलेशन आर से, तो 2 और 1 भी उसी रिलेशन से रिलेट किए जाएंगे, और एडिशन में हम कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं। तो सिमेट्रिक में कैसा होगा, यदि 1 2 से रिलेट किए जा रहे हैं तो 2 भी 1 से रिलेट किए जाने चाहिए उसी रिलेशन से, ओके। तो ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड को डिफाइन करो और तब इससे रिलेशन को डिफाइन करो। ट्रांजिटिव मींस ट्रांजिशनिंग ऑफ रिलेशन, जो यहां पर एक प्री इमेज से इमेज को रिलेट किया जा रहा है, फिर वो इमेज प्री इमेज बन जाता है और एक तीसरे, है ना, इमेज को वो रिलेट कर रहा है, तो फिर जो सबसे पहले हम जिसको प्री इमेज लिए थे वह भी क्या होगा, हाँ, उससे रिलेट करेगा। मतलब मान लो कि ए जो है वह बी से रिलेट कर रहा है आर से, ठीक है, और बी जो है वह सी से रिलेट कर रहा है, वह भी आर से ही कर रहा है। ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो यहां पर ए भी जो होगा वह डायरेक्टली सी से रिलेट करेगा और उसी आर रिलेशन से करेगा। तो ट्रांजिटिव में यदि ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे तो कैसे होंगे, यदि 1 2 है और 2 3 है तो हमें एक और ऑर्डर्ड पेयर निश्चित रूप से उसी ऑर्डर्ड पेयर में दिखना चाहिए 1 3 का, तभी हम इसको ट्रांजिटिव की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। इसके बाद अगला कौन सा टाइप है, इक्विवेलेंस का।
ठीक है, इक्विवेलेंस कैसा होता है? हाँ, जो यह भी हो, यह भी हो और यह भी हो, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर ऐसे दिखने चाहिए जिसमें रिफ्लेक्सिव वाले भी हो ऑर्डर्ड पेयर, सिमेट्रिक वाले भी ऑर्डर्ड पेयर हो और ट्रांजिटिव वाले भी ऑर्डर्ड पेयर हो। यदि ये तीनों अगर दिखते हैं तो ही यह इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस ऐसा रिलेशन है जो तीनों को साइमल्टेनियसली रिलेट कर पा रहा है ना, अपने इमेज और प्री इमेज के बीच में। तो अगर यहां पर हम एग्जांपल लिखें, तो अगर मान लो 1 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 है और 2 1 है, तो ये क्या हो रहा है? सिमेट्रिक हो रहा है। फिर यहां पर मान लो 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 और 2 3, तो यहां पर क्या होना चाहिए? एक 1 3 भी होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके अलावा भी ऑर्डर पेयर इसमें हो सकते हैं। तो 1 1 मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, 1 2 तो 2 1 है, यानी कि ये बता रहा है कि सिमेट्रिक है। फिर यहां पर 1 2 और 2 3 है, यानी कि 1 से 3 का भी ऑर्डर पेयर है क्या? हाँ है। तो फिर ये क्या है? इक्विवेलेंस है। तो ये तुम्हारा रिलेशन के टाइप्स। ठीक, तो ये तुम्हारे 12th का भी हिस्सा है ये सब। अब हम फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन क्या है? ये रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है जिसमें देख लो, कॉपी भी तुम्हारे सामने ही है और तुम लोग को रिवीजन करना भी है। देखो इसमें क्या है डेफिनेशन? फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि यदि अगर कोई रिलेशन ऐसा है, यदि कोई ऐसा रिलेशन, जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 है और यहां पर ए बी सी है, 1 का एक से अधिक इमेज बन रहा है, तो ये रिलेशन तो कहा जाएगा, बट इट विल फेल टू बिकम फंक्शन। ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। एक रिलेशन तभी फंक्शन बन पाएगा यदि उसमें एक और एक कंडीशन हो, कि यदि एक प्री इमेज लेते हैं तो उसका एक और केवल एक इमेज हो। ठीक है, यदि एक, हाँ ऐसा हो सकता है, दो से ज्यादा प्री, दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक इमेज हो तो वो फंक्शन हो सकता है, बट वो रिलेशन, मतलब वो जो है सो फंक्शन कब फेल हो जाएगा? यदि एक जो है प्री इमेज का दो या दो से अधिक इमेज बन जाए तब। ठीक है, इसी कंडीशन में हम रिलेशन को फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन इसका इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है इन विच एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक, अब जो है इसको जो है सब प्रॉपर एग्जांपल से समझाया जाता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन को मैपिंग कब कहा जाता है? जब वह एरो डायग्राम या ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। अब ग्राफिकल टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि वह जो ग्राफ है उससे यह बताएं कि वो फंक्शन है कि नहीं? जैसे मान लो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, टेल मी इज इट ए फंक्शन? हाउ डू यू नो? वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है जिसमें क्या होगा कि एक x इक्वल टू ए का हम, हाँ x इक्वल टू ए का एक ग्राफ, मतलब वो लेंगे, लाइन लेंगे और उसको उस फंक्शन पर चलाएंगे। तो अगर कहीं भी ऐसा हो कि
वह लाइन दो या दो से अधिक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। और इसके लिए हम जैसे साइन इनवर्स का जो हम इनवर्स करते हैं तो उसमें भी हम समझाए थे, है ना, कि इसकी जो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है तो ये फेल करता है, इसीलिए हम पीवी भी बनाते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको जो है सो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो ओरिजिन के पास है उसको रख लेते हैं। तो फंक्शन जो होता है उसको हम ग्राफिकली इस प्रकार से टेस्ट करेंगे कि फंक्शन है, यदि हम वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करेंगे तो, ठीक है। अब एक डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, वो दोनों में क्या है डिफरेंस बताओ। हाँ हाँ, रियल वैल्यू रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसमें जो इनपुट है, जो हम इसमें डोमेन रख रहे हैं, इस डोमेन में मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, तो डोमेन जो होगा x वह क्या होगा, यदि डोमेन हमारा रियल नंबर है तो वह रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा बोलो। एक मिनट देखने दो मुझे। ए फंक्शन whose functional value or range is either real number। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज होता है, उसमें जो रेंज होता है वो या तो क्या होगा कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, या इसका एक पार्ट होगा, रियल नंबर का एक पार्ट होगा, इसका जो है सो कोई सबसेट होगा, ठीक है, तब उसको हम रियल वैल्यूड कहेंगे। और रियल फंक्शन क्या होगा, जिसका डोमेन जो होगा x जो होगा वह किसे रियल नंबर से बिलोंग करता है या इसका किसी सबसेट से बिलोंग करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन में डोमेन होगा रियल नंबर, और रियल वैल्यूड में रियल वैल्यूड यानी कि जो हमारा y जो एक्चुअली में जो आउटपुट दे रहा है, जो फंक्शन का आउटपुट निकल रहा है, जो y एक्सिस पे हम पॉइंट्स को ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें ये अंतर है। कभी भी क्वेश्चन में ये टर्म लिखा रहे रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम इस तरह से समझेंगे कि y का उसमें जो सॉल्यूशन का जो हिस्सा होगा उसमें इमेजिनरी या कुछ इस तरह का पोर्शन होगा, उसको हम हटाएंगे, ठीक है। जैसे कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वह अगर किस तरह का आए, अगर उसमें d<0 आएगा, उस तरह की चीजों को हम हटाएंगे, ठीक है। वो कहने का रियल वैल्यू जो वर्ड है उसका उस समय मीनिंग होगा, उसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या है अगला है क्लासिफिकेशन। क्या बताए थे, रियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लिखा है, मैं समझाता हूं। ये y है ना, यहाँ पे y जो है सो हमारा रियल वैल्यू है, मतलब y जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हमको y मिल रहा है, y क्या है, ये 0 मिल रहा है, ये क्या है, रियल नंबर है। x को हम प्लस माइनस आयोटा ले सकते हैं। अब ये क्या रियल नंबर है, रियल फंक्शन में क्या होगा कि यदि हम इस प्रकार के फंक्शन को लेते हैं तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रियल फंक्शन है ही नहीं।
क्या ये रियल फंक्शन है? ये रियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये रियल फंक्शन? क्योंकि हम जो इसमें x का वैल्यू रखना चाहेंगे तो x का वैल्यू यहां पर हम क्या रख पाएंगे? प्लस माइनस आयोटा रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। जब हम इसको नहीं रख पाएंगे तो इस फंक्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये क्या होगा? एक छोटा पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? एक ग्रैंड पार्ट हो गया। ये बड़ा पार्ट हो गया। ये इमेजिनरी पार्ट को भी रखेगा। इसका जो डोमेन होगा वो इमेजिनरी वैल्यूज को भी, इमेजिनरी, ठीक है, नंबर्स को भी यह कंटेन करेगा। इसका डोमेन जो होगा वह कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जबकि उसका डोमेन क्या है? यस, हाँ, डोमेन पे डिफाइन होता है। फंक्शन जो होगा ना उसमें x कहां से हम ले सकते हैं उस पर डिफाइन होगा। रियल वैल्यूड हमेशा आउटपुट पे फोकस करता है, रियल फंक्शन से इनपुट पे फोकस करता है। जो हम इस पे रिजल्ट निकालेंगे वो निश्चित रूप से रियल नंबर का हिस्सा होना चाहिए। रियल फंक्शन में हम क्या ले रहे हैं x को, उस फंक्शन में रखने के लिए कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कह पा रहे थे कि रियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आ गया? ओके। अब देखो, डोमेन और रेंज जो है इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं इनइक्वालिटी वाले। तो इस चीज को अगर वर्ड में कभी कोई इसे दे देगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन के तीन मेन क्लासिफिकेशन क्या है? ये है अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल और ठीक है। अब अलजेब्राइक में कितनी कैटेगरी, क्या कौन कौन से टाइप है बताओ? पहला मोनोमियल, पोलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल, कांस्टेंट और छठा आइडेंटिटी। ट्रांसेंडेंटल में टाइप बताओ? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर और इतना ही है। फिर उसका पीस वाइज में मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर क्या बोले? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम। हो गया? देखो अब क्या करते हैं, इस सब को समझने का प्रयास करते हैं। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो, जो एक्सप्रेशन सिर्फ एक है ना, एक चीज को, एक वेरिएबल हो उस पर कुछ पावर हो, उस तरह से कंटेन करे। पोलिनोमियल का मतलब एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो और वो टर्म आपस में रिलेट करें। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या जैसे कि तुम्हारा बाइक्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सब पॉलिनोमियल का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको समझते हैं। रैशनल फंक्शन कैसा होता है? px बाई qx के फॉर्म में हो और यहाँ पर qx जो हो वह जीरो ना हो, ये नॉन जीरो होगा तो हम रैशनल को डिफाइन कर पाएंगे। इरेशनल, जिसमें इरेशनल को डिफाइन किए थे क्या? was irrational defined नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट, यानी कि कुछ ऐसा px हो, हाँ, जिसपे एक्सपोनेंट जो होगा वह कुछ इस प्रकार से हो कि इंटीजर ना हो, इंटीजर ना हो।
फ्रैक्शनल हो, जैसे 1/2 करके लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यदि नॉन इंटीग्रल पावर होता है किसी एक्सप्रेशन पे, तो वो जो होता है इरेशनल का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी पे हम लोग एग्जाम्पल सबको देखे थे। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? यस, कोई नंबर होता है, जैसे f(x) इक्वल टू कोई सा भी नंबर a ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा जिसमें इस प्रकार से कोई ग्राफ बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x, ठीक है। y और x यदि एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? f(x) इज इक्वल टू a ऑफ x, जहां पे a कैसा होगा? जहां पे यह एक इंटीजर होता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है a, ठीक है। और x जो है सो फिर इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल में a का एक कैटेगरी होता है कि a या तो 0 से लेके किसके बीच में हो? a के बीच में, 1 के बीच में हो, या फिर 1 से फिर बड़ा हो, है ना। और इस तरह से इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देखे थे। लॉगरिथमिक में क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू log टू द बेस ax, जहां पर a जो होगा वह 0 से 1 के बीच में हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है ना। और इसके भी दो तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो तरह के ग्राफ बनते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है। और सबके अपने अपने ग्राफ होते हैं, सबके अपने अपने डोमेन और रेंज होते हैं, जिसको हम लोग उसको डिटेल में समझे थे, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। इसमें भी अपना इसका डोमेन रेंज होता है, इसका भी अपना एक ग्राफिकल अप्रोच होता है, जिसको हम लोग अच्छे से देखे और समझे थे। मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड क्या करता है यह बताओ। x यहां पर क्या होगा? x यहां पर कोई सा भी रियल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन जो इसका जो इसका रेंज होगा वो कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर को यह पॉजिटिव पार्ट में बदल देता है। तो इसका फिर ग्राफ कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार दिखता है ना, वी शेप का, जो कि 45 डिग्री पर इस प्रकार से ग्राफ को बनाता है। GIF कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाम में तो ग्रेटेस्ट लिखा है, बट वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले इंटीजर को वैल्यू देता है, ठीक है। नाम में ग्रेटेस्ट है बट लेफ्ट साइड वाले इंटीजर को देता है। यानी यदि हम किसी नंबर लाइन पे देखेंगे तो यदि दो इस प्रकार से नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइटली पॉसिबल नंबर्स होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या फंक्शन क्या करता है कि इस वाले पॉइंट को नहीं पहुंचने देता है, और जस्ट इसके अगर बगल वाला भी जो नंबर होता है उसको भी यह यहाँ पे पहुंचा देता है, और जो अगर जस्ट इसके बगल में है उसको तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहुंचाता ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम है कि इसके अंदर यदि कोई भी रियल वैल्यू दिया जाएगा तो वो इंटीग्रल वैल्यू को पहुंचा देगा, और वो हमेशा लेफ्ट साइड वाला में, है ना। यानी कि यदि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो तो वो हमेशा जस्ट नियर, है ना, जस्ट नियरली में जो इंटीजर होगा लेफ्ट साइड वाला उसको वो पहुंचा देगा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है? नाम में लिस्ट है बट काम उल्टा करता है। यह क्या करता है? हाँ, यह उल्टा करता है, यानी कि इधर वाला हॉलो और इधर सॉलिड। तो यह यहाँ का जो पॉइंट रहेगा उसको भी राइट साइड पहुंचा देगा, बीच वाला को भी, और जो नियर अबाउट है उसको भी वह राइट साइड पहुंचा देगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में जैसे कोई सा भी नंबर होगा उसको वो क्या करेगा? बोलो। राइट साइड वाला, राइट में, जस्ट राइट में जो इंटीजर होगा उसको वह पहुंचा देता है, उसकी वैल्यू को वह आउटपुट में देता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है? बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कोई भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट को रिमूव कर देता है।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल नहीं लिखे हो? ओह गॉड, क्या नहीं देखे हो? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है ये बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या करता है, उसके इंटीजर पार्ट को हटा देता है। यानी कि कोई भी रियल नंबर है तो उसका जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम GIF से देते हैं, ठीक है। तो यदि हम किसी भी रियल नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट को रिमूव कर दें तो जो भी बचता है उसी को FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? बोलो। सिग्नम फंक्शन नहीं बताएं क्या? उसको कैसे डिफाइन करते हैं? f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x या फिर x बाय मॉड x। यानी किसी भी रियल नंबर को उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के तो उस रियल नंबर से डिवाइड करें तो जो फंक्शन होगा उसको सिग्नम फंक्शन कहेंगे। ग्राफिकली इसका यह किस प्रकार से शो होगा? एक पॉइंट यहां पे रखेंगे और एक यहां और एक यहां, ये क्या होगा? +1, यहां -1, और तब इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि यह वैल्यू या तो +1 देगा या फिर इसकी वैल्यू -1 होगी। इसी को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शन के टाइप थे। इतने सारे, इसमें कोई सा भी ऐसा है जो तुमको एक्सप्लिसिटली है सो एक बार रिवाइज करा दें? लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कोई भी, मॉडुलस, GIF, जो तुम पलट के रिवाइज किए हो उसमें कोई ऐसा लगा तुमको जो उस समय ठीक से नहीं समझ में आया, या कोई एक छोटा सा डाउट देख लो तो एक बार। कॉपी लाए हो ना? तो देखो उसमें। देखो थोड़ा सा पलट के देखो अभी तक। अब देखो ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है? बताओ। एक फंक्शन f(x) को ऑड कब कहेंगे और इवन कब कहेंगे? यदि हम x को निगेटिव में रखें, निगेटिव वैल्यूज ऑफ x रखें और वह -(f(x) दे दे तो इसको क्या कहेंगे? तब इसको हम ऑड कहेंगे। और इवन कब कहेंगे? जब वो पॉजिटिव यील्ड करे। किसी भी x के निगेटिव वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव दे तब हम उसको इवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ग्राफिकली इसको समझना चाहे तो कैसे समझेंगे? रेंज से समझेंगे। यदि इसका रेंज जो होगा, यदि y का जो रेंज होगा वह आर्क
आर जैसा होगा या ऐसा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ रहा है, तो वो कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। और यदि इसका रेंज जो होगा वह वाई एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही हो, तो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं। एक पैराबोलिक कर्व है इस प्रकार से, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों, इसका कर्व कैसा है, x एक्सिस से ऊपर है। यदि तुम इसमें x इक्वल टू -1 रखते हो या x इक्वल टू 1 रखते हो, दोनों जो है सो पॉजिटिव मतलब निगेटिव रखने पर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। अब ऐसा कर्व आ जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू मान लो 7x क्यूब, ठीक, ऐसा कर्व आ जाए, तो यदि इसमें x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, जैसे -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1 रखें, तो y कैसा आ जाएगा, 7 इंटू -1 क्यूब इक्वल टू -7, निगेटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड और इवन फंक्शन समझे। अब मैपिंग को समझते हैं। व्हाट इज मैपिंग, when do we call a function as mapping? एक फंक्शन को मैपिंग कब कहते हैं, ऐसा बताए थे क्या, एक फंक्शन को मैपिंग तब कहते हैं यदि हम उस फंक्शन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, बस। या तो हम एरो डायग्राम पे या फिर ग्राफ पे उसको दिखाना चाह रहे हैं, तब वो फंक्शन को क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। नहीं तो वो फंक्शन है। जब उसको हम एज इट इज इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तब वो फंक्शन है। भाई यदि उसका ग्राफ बनाने चल गए, यदि उसको हम एरो डायग्राम से दिखाने चल गए, तब वो क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। नाम में है बस इतना सा की फर्क, बाकी काम उतना ही है। फंक्शन को मैपिंग को एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन कोई इस तरह से कंफ्यूज करने लगे कभी, तो समझना कि यही चीज कहा जा रहा है ना, मैपिंग कह रहा है मतलब फंक्शन कह रहा है, ठीक। तो मैपिंग के अब कितने टाइप हैं उस पर ध्यान दो। पहला क्या है, 1 1 को क्या क्या कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं और मोनोमॉर्फिक, ठीक है, मोनोमॉर्फिक। नाम में है 1 1, नाम से ही डेफिनेशन है। बताओ क्या है डेफिनेशन, बोलो। सारी इमेज का प्री इमेज, ऐसे ना होता है, सारे इमेज का एक ही प्री इमेज हो, ठीक है। हम इसको एरो डायग्राम में कैसे शो करेंगे, देखो, क्या ये जो है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्यों नहीं है। इस वाले इमेज का 2 प्री इमेज है। यदि इसकी मैपिंग में बैक जाते हैं, है ना, यदि इसके ओरिजिन पे पहुंचना चाह रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, ये 1 पे ही पहुंच रहे हैं और 2 पे ही पहुंच रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये 1 1 नहीं, इसको मेनी 1 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मेनी 1, मेनी 1। 1 1 का मतलब एक का एक ही हो, ठीक है। यदि हम यहाँ पर B लिखते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं, और 1 से हम A की मैपिंग कर रहे हैं, 2 से हम B की मैपिंग कर रहे हैं, 3 से हम C की मैपिंग कर रहे हैं, तब ये फंक्शन जो होगा वह कैसा होगा, इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 होगा, ठीक है। मोनो वर्ड का भी मतलब क्या होता है, मोनो मतलब 1, मॉर्फिक मतलब जिसमें मतलब
एक तरह से क्या बोलते हैं, परिवर्तन जो दर्शाता है, इस तरह की चीज को, एक ही चीज से परिवर्तन को दर्शा रहा है, उसको मोनोमॉर्फिक वर्ड है। तीनों जो वर्ड है, इंजेक्टिव का भी उसी तरह का मीनिंग आता है। तो नाम जो कभी भी रखा जाता है तो नाम ही डेफिनेशन को बताता है। अगर नाम को तुम है ना तोड़ के समझने का प्रयास करो क्या कहा जा रहा है, नाम में ही डेफिनेशन छुपा रहता है। ऐसा मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि जो नाम है ना उस पर अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेशन हमेशा कनेक्ट कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल मेथड कैसे चेक करेंगे और थियोरेटिकली मेथड कैसे चेक करेंगे, ये भी बताए थे। इसमें कैसे चेक करेंगे, थियोरेटिकली मेथड में क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो तब वो 1 1 है। और ग्राफिकल मेथड में डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तब। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, लाइन कैसा हो, किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो इसका थियोरेटिकल और इसका ग्राफिकल अप्रोच है। थियोरेटिकल अप्रोच में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है और हम यदि x इक्वल टू ए लिखते हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, b आता है, तो एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू जनरेट करें तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 1 है। ठीक है, और ग्राफिकली क्या बताए थे कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वन एंड ओनली वन पॉइंट, तो क्या कहेंगे, ये 1 1 है। और 1 1 के बाद अगला क्या है, मेनी वन, नाम में ही छुपा है मेनी वन। जो 1 1 नहीं वो क्या है, जो 1 1 नहीं वो मेनी वन है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वर्ड में, जिसमें एक इमेज का दो या दो से अधिक क्या हो, प्री इमेज हो, दो या दो से अधिक प्री इमेज हो। जैसे मान लो हम 1 2 3 यहां पे ए लिखते हैं, यदि 1 2 3 तीनों ए से मैपिंग ले रहे हैं, ए की मैपिंग 1 की मैपिंग ए को, 2 की मैपिंग भी ए को, 3 की मैपिंग भी ए को, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे। अब जो है सर्जेक्टिव, ऑन टू मैपिंग या सर्जेक्टिव, वो क्या होता है, जब हमारा डोमेन और कोडोमेन और रेंज कैसा हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, ऑन टू मैपिंग का क्या मतलब, ऑन टू मैपिंग का मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बच जाए जिसका यहां पर प्री इमेज ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसा हो जाए कि यदि इसका हम कोडोमेन ले रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा। कोडोमेन रेंज कब बन जाएगा, जब इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट हम लिए जा रहे हैं सबका कोई न कोई क्या हो, हाँ, हर एलिमेंट जो यहां पर इमेज के रूप में है, हर का कोई न कोई क्या हो, प्री इमेज हो ही, हर हालत में हो, कोई बचने ना पावे, ऐसी स्थिति होगी तब उसको हम ऑन टू कहेंगे। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव, ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग कैसा मैपिंग है, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू मतलब जितना भी है हर किसी से रिलेट करके ही आ रहा है, जितना भी यहां पर इमेज बन रहा है किसी न किसी से रिलेट करके ही
सॉरी हर न किसी से मैपिंग करके ही आ रहा है, तो ऐसे में हम उसको ऑन टू कहेंगे। हाँ इसमें बच सकता है, इसमें बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अगर इसमें बच जाएगा तो, इसमें अगर बच जाएगा तो कुछ दिक्कत है ना। एक मिनट रुको तो रुको, वो फंक्शन रह पाएगा क्या, उसके फंक्शन होने की क्राइटेरिया क्या है, फंक्शन होने की क्राइटेरिया क्या है, डिफाइन अ फंक्शन। इसमें हर एलिमेंट का कोई ना कोई यहां पर इमेज हो ही। A function, a relation becomes function. When does a relation become function? हाँ, क्यों, क्योंकि यह कैसा हो सकता है, मेनी वन हो सकता है। हाँ फंक्शन तो होगा ही, हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छोड़े हैं क्या ये बताओ, एन ऑफ ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, एन ऑफ ए ग्रेटर देन बी क्यों नहीं हो सकता है रे, मेनी वन की क्या क्राइटेरिया है, छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एक्स टू दी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां -1 है और 1 है, बताओ इसमें कितना संख्या है, -1 और 1 है, ये बड़ा है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ज्यादा है ना। ऑन टू कहने का मतलब वो मैनी वन तो हो सकता है कि नहीं, एक ऑन टू फंक्शन मैनी वन हो सकता है, यस और नो। जब ये मैनी वन हो सकता है तो निश्चित रूप से इसमें ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बचेगा कैसे, अगर बच गया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है, फंक्शन होने की क्राइटेरिया को ही वो खो देगा, इसमें बचना नहीं चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि इस तरह का फंक्शन डिफाइन हो कि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्री इमेजेस के एक इमेज हो, ठीक है, लेकिन इसमें भी नहीं बचना चाहिए, इसमें भी नहीं बचना चाहिए, इसमें भी नहीं बचना चाहिए, तब वो ऑन टू हुआ, ऑन टू, ना इधर बचे ना इधर बचे, ठीक है, हर हालत में प्रत्येक इमेज का यहां पर प्रत्येक प्री इमेज का यहां पर इमेज हो, लेकिन यहां भी कोई बचना ना चाहिए, कंप्लीटली ओवरलैप कर ले कोडोमेन, रेंज जो है सो पूरी तरह से कोडोमेन बन जाए, ठीक है, तब वह ऑन टू कहा जाएगा। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन ऐसा ही होता है। देख लो, अगर अगर अगर, अगर अभी भी कोई डाउट है तो देख लो। सर्जेक्टिव वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जितना भी इमेज होगा उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगा ही, पर यहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो वो इनटू हो जाएगा। जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, इनटू है। ऑन टू है तो ठीक, नहीं है ऑन टू तो इनटू हो गया। 1 1 है तो ठीक, नहीं है 1 1 तो क्या हो गया, मेनी वन हो गया। 1 1 इज ए स्पेसिफिक टाइप, इफ नॉट 1 1 मेनी वन। ऑन टू इज ए स्पेसिफिक टाइप, प्रत्येक यहां पर इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज है, वेरी स्पेसिफिक है, बहुत खास है, ये एकदम विशिष्ट है। ये जहां कोई बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, इनटू हो गया, समझे। और अगर फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो वो विशिष्ट अति विशिष्ट हो गया, वह विशिष्टाति विशिष्ट मतलब वेरी स्पेसिफिक। 1 1 ऑन टू दोनों लिख रहे हैं हम एक साथ, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, स्पेशली बाइजेक्टिव, वेरी स्पेसिफिक, बहुत खास। मतलब कैसा हो,
ये क्यों इतना खास है, बाइजेक्टिव क्यों इतना खास है? बाइजेक्टिव इसीलिए खास है कि यहां पर जितने भी प्री इमेज होंगे, ठीक है, जितने भी यहां पर प्री इमेज होंगे, उसका एक और केवल एक इमेज होगा, सच दैट कि यहां पर जो को डोमेन है वह रेंज होगा, जो यहां पर को डोमेन है वह रेंज होगा। प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक खास इमेज होगा, प्रत्येक प्री इमेज का अपना एक खास इमेज होगा, और इस तरह से होगा कि को डोमेन में इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं ना पावे, इसीलिए यह बहुत खास हो जाता है, तब इसी को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बाइजेक्टिव मैपिंग ऐसा मैपिंग है जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों एक साथ है, तब हम इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। समझे? इतना बात समझे बच्चा लोग? हाँ, तो इतनी बात तो हुई, अब आगे क्या? कंपोजिट फंक्शन कैसा फंक्शन है? जो सिंपल ना हो वो क्या है? जो सिंपल है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कंपोजिट का उल्टा क्या होगा वर्ड? इंग्लिश में कोई बताता है जनरली कंपोजिट का उल्टा क्या होगा, मतलब एंटोनिम? हाँ? पता नहीं। जाओ जाओ। तो फंक्शन जो है कंपोजिट कब हो जाता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। यदि हम एक फंक्शन से जो रेंज निकलता है उसको दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन बना दें, ठीक है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो है उससे जो आउटपुट निकलता है उसको हम डोमेन बना देते हैं जी ऑफ एक्स का। तो यदि हम एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है उसको हम जी ऑफ एक्स का डोमेन बना दें, तो जी बाहर में लिखेंगे और तब उसके अंदर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, मतलब ऐसा फंक्शन जो होगा वह फंक्शन का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। और इसको दूसरा तरीका लिखने का है जी ऑफ एफ, ठीक है, बीच में ओ डाल देंगे। ऑन द अदर हैंड यदि जी ऑफ एक्स है उसका जो रेंज है यदि उसको हम डोमेन बना दें एफ ऑफ एक्स का, तो एफ को बाहर लिखेंगे और जी को अंदर लिखेंगे। यह भी कंपोजिट फंक्शन है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ेंगे या नहीं तो इसको एफ ओ जी ऑफ एक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कंपोजिट फंक्शन कैसा फंक्शन है? फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जो भी एक फंक्शन से आउटपुट निकलता है उसको हम दूसरे फंक्शन का इनपुट बना देते हैं, ठीक है। यहां से जो रेंज निकला उसको हम इसका डोमेन बना दिए। इस प्रकार से दो फंक्शन को कंपोजिट बनाया जाता है, दो फंक्शन को कंपोजिट बनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं।
लिमिट एंड डेरिवेटिव फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। चलो लिखाओ। पहला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है कितना होता है? तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ, जल्दी, एक्स टू द पावर एन कितना होगा? एन एक्स टू द पावर। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू कितना होगा? भी ढूंढ रहे हो जल्दी से, मिल नहीं रहा है तुम लोगों को। सिग्नम फंक्शन होता है ये। उसके बाद पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ, और बताओ, ई टू द पावर एक्स। साधु बाबा क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कितना भी डिफरेंशिएट कर लो। फिर ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। log टू द बेस ए, log टू द बेस ई ए, log टू द बेस ई ए टू द पावर। फिर बताओ मिला कि नहीं रे? नहीं मिला। मोए मोए इसका ढूंढ रही है कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया? उसके बाद क्या है? डी बाई डी एक्स लॉग टू द बेस ई मॉड एक्स इक्वल टू कितना होगा? 1 बाय एक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग टू द बेस ए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? 1 बाय एक्स लॉग टू द बेस ई ए। नौवा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना? डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स कितना? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना? माइनस कॉस, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद 13 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना? सेक एक्स tan एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कितना? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा?
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x का x किसके किसके बीच में लाई करेगा? डोमेन, डोमेन बताओ x का, मतलब साइन इनवर्स x में डोमेन क्या होगा? यस, -1 से लेके 1 के बीच में। 1 के इक्वल होगा क्या? सोच के बोलना, क्यों नहीं होगा? और 0 डिफाइंड नहीं होगा। अब d/dx ऑफ cos x कितना होगा? cos इनवर्स x -1 डिवाइडेड बाय -1 से लेके x 1 के बीच में। और tan इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर x किससे बिलोंग करेगा? r से। सभी लोग इसको लिखो। जगह नहीं है तो सेक इनवर्स एक्स, कॉस्ट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। दिस इज ए थिंग ऑफ प्रैक्टिस। जानते हो फिर भी लिखो, 10 बार जानते हो, 10 गुना जानते हो फिर भी लिखो। तो बचा हुआ जो 3 है वह है 18 नंबर, d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वो कितना होगा? 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 mod x ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको कैसे कैसे लिखेंगे बताओ? साक्षी विल टेल। mod x को r के टर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू के r के टर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, r माइनस, यस, ऐसे लिखेंगे। d/dx ऑफ cosec इनवर्स x, ये कितना होगा? जस्ट माइनस लग जाएगा। और लास्ट वाला d/dx ऑफ cot इनवर्स x कितना होगा? जस्ट माइनस साइन लग जाएगा। क्या ये तुम्हारी फॉर्मूला नोटबुक में है? नहीं है? फॉर्मूला नोटबुक, रिवीजन नोटबुक नहीं ना है? चलो लिख लेना। यहां भी x बिलोंग्स टू क्या होगा? देखो एक बार मिटाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे बोर्ड, तब हम समझाएंगे फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो है okay, who will tell me what are limiting value? फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? लिमिट क्या होता है? लिमिट को डिफाइन करो। डिफाइन लिमिट। हाँ, टेंड्स टू, ये लिमिट जब भी माइंड में आता है टेंड्स टू वर्ड आता है, ठीक है? अप्रोचेस टू, टेंड्स टू, है ना? देखो हम
नंबर लाइन पे नंबर को शो करते हैं, किसी नंबर को शो करते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी नंबर पे पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 है, ठीक, x इक्वल टू 2 है। यदि हम x इक्वल टू 2 को ऐसे लिखते हैं, x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 प्लस, इस वर्ड का क्या मतलब है, मतलब इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है? हाँ, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट अप्रोच, दिस इज कॉल्ड राइट अप्रोच, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल मीनिंग क्या है, इसी से लिमिट को समझा पाएंगे। इसका न्यूमेरिकल मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू 1.9999, so many nines, so many numbers of nines and लास्ट में अगेन 9, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। और इसका क्या न्यूमेरिकल मीनिंग हुआ, 2.0000, so many numbers of 0 and लास्ट में 1, ये इसका मीनिंग हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन पे 2 को जब अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं और राइट से अप्रोच कर सकते हैं, और इसी अप्रोच करने का जो मैथमेटिकल तरीका है उसको हम लिमिट कहते हैं, ठीक है। इसी अप्रोच करते हैं, इसका जो मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम किसी नंबर पे अप्रोच करते हैं, इसी को हम लिमिट कहते हैं। तो अब फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू वो होता है कि एग्जैक्टली उस पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो वैल्यू है एग्जैक्टली उस पर हम पहुंच जाते हैं, तब हम उसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। और यदि उसको नहीं अप्रोच करके हम टेंस टू करते रहते हैं, राइट से या लेफ्ट से हम अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ये इस तरह से। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो f ऑफ x इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि x लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन x स्क्वायर होगा, यदि x इक्वल टू 1 है तो उसका वैल्यू 2 होगा, यदि x ग्रेटर देन 1 है तो उसका जो वैल्यू होगा वह माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कुछ भी हम लिख दिए इस तरह से, ठीक है। x लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर होगा, x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू 2 होगा, और x ग्रेटर देन 1 है तो वह माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कुछ भी ऐसे लिख दिए। f ऑफ x इस प्रकार से डिफाइंड है। अब देखो यहां पर x लेस देन 1 पर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है, ग्राफ से समझते हैं। x इक्वल टू 1 कहां है, यहां पे है, x इक्वल टू 1 यहां पर है। अब यहां पे 1 को हम लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करेंगे, ठीक है। यदि हम x को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो हम क्या होता है, इस पॉइंट पर यदि हम एग्जैक्टली पहुंच जाते हैं, 1 पर एग्जैक्टली जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको फंक्शन जो है सो बोलता है कि हम इस जगह पे आइए, यानी कि x इक्वल टू वाई एफ ऑफ x इक्वल टू 2 पर आइए, तो वो यहां पर है, ठीक है। यदि x लेस देन 1 है, यानी कि लेफ्ट साइड हम टेंड्स टुवर्ड्स 1 करते रहते हैं, तो वह x स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कहां पर होगा पॉइंट, समवेयर अराउंड, जैसे कि ये मान लो 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो कुछ इस जगह पे होगा, ठीक है, और एक इस जगह पे होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्या हुआ कि फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 पूछ देगा तो वह होगा 2। f ऑफ 1 यदि हम 1 को पुट कर देते हैं तब जो वैल्यू यील्ड करता है, तब जो वैल्यू वो देता है, वह वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। जबकि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू 1 है। कैसे पता, तो हम क्या करते हैं, f ऑफ 0.9999, सो मेनी नंबर ऑफ 9, वो क्या है,
1, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यह 1 पे पहुंचता है। फिर हम f ऑफ 1.0000 सो मेनी नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 1, वो क्या होगा 1, वो भी क्या होगा 1। तो इस दोनों तरीके से यदि हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारा है लिमिटिंग वैल्यू, और ये क्या है हमारा फंक्शनल वैल्यू। तो एग्जैक्टली जब वैल्यू दे दिया जाता है, उसको डिफाइन कर दिया जाता है, तब हम उसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। और जब वो अप्रोच कर रहा होता है, लेफ्ट या राइट साइड से अप्रोच कर रहा होता है, तब जो वैल्यू हम निकाल पाते हैं उसको हम क्या कहेंगे। तो यहां पर एग्जैक्टली कैसा होगा, यहां पर एक होल होगा और ये पॉइंट जंप करके कहां पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर नहीं है, ये पॉइंट ऊपर है, 2 पर डिफाइन है, ये इसका फंक्शनल वैल्यू है। इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो 1 पर पहुंचना लिमिटिंग वैल्यू को दर्शा रहा है और 2 पर पहुंचना फंक्शनल वैल्यू को दर्शा रहा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में ये डिफरेंस है। और कंटिन्यूटी में इसको समझाने के लिए इस कंसेप्ट को मैं दोबारा मंडे को बताऊंगा, है ना, कंटिन्यूटी को बताने के लिए कि कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस चीज को समझाने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को दोबारा से समझने और समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं लेफ्ट टेंडेंसी। इसको क्या कहते हैं, राइट टेंडेंसी। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, मतलब नाम में कुछ थोड़ा का फर्क है। लेफ्ट टेंडेंसी, राइट टेंडेंसी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सब एक ही तरह का चीज है। ठीक है, वो भी एक ही तरह का चीज है। हाँ, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, यह एक अच्छा प्रश्न है। मान लो देखो यहां पर, मान लो ये कर्व है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंचा, ये ऊपर से चला गया, यहां से यहां माइनस साइन दे दिए थे, सॉरी, ये होना चाहिए। मान लो कुछ इस तरह का कर्व आ गया और यहां पर जो है कुछ इस तरह का कर्व आ गया। क्या यहां पर लिमिटिंग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी, देखो लेफ्ट टेंडेंसी तो 1 दे रहा है और राइट टेंडेंसी मान लो यहां पर 3 को दे रहा है, 3 को दर्शा रहा है। यूनिक टेंडेंसी नहीं है, यूनिक टेंडेंसी नहीं है। और जब यूनिक टेंडेंसी नहीं हो तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1। तब कहेंगे कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक यूनिक टेंडेंसी होना चाहिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जो कि एक लिमिटिंग वैल्यू को देता। यदि 1 दे रहा है और राइट साइड में यहां पर 3 दे दिया मान लो, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि दोनों तरफ एक ही वैल्यू दे रहा है, दोनों तरफ का लिमिटिंग वैल्यू एक ही है, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। यह भी एक अच्छा कंसेप्ट है। अब अलग अलग तरीके हैं लिमिट निकालने के। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, बोलो? हाँ, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल क्या है, इसको मैं मिटाता हूं। एल हॉस्पिटल रूल, जहां लिमिट सॉल्व नहीं हो रहा है लगा दो, लेकिन इसको बोर्ड एग्जाम में प्लीज मत लगाना, क्योंकि ये मतलब जो क्वेश्चन है उसको बहुत आसान बना देता है। ये प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज करना। एल हॉस्पिटल रूल
एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है ही नहीं, बिहार बोर्ड में नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में टिक सही से लगा सको, है ना। वह लिमिट को सॉल्व करने को बहुत आसान बना देता है। अरे इसको ना ये एक्चुअली क्या है कि फ्रेंच नेम है, हॉस्पिटल में एस साइलेंट रहता है, ठीक है, हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल है, लेकिन पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, ये फ्रेंच नेम है। और ऐसे लिखा जाता है ना हॉस्पिटल एग्जैक्टली कहना चाहिए, एल हॉस्पिटल। ये एक्चुअली मैथमेटिशियन थे और इन्होंने क्या किया, लिमिट देखो, लिमिट के एक स्पेशल कैटेगरी को डिफरेंशिएशन जब बनाया था तो फिर डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स अप्रोच लिया था लिमिट को सॉल्व करने के लिए, तब उन्हीं के ऑनर में इसका नाम एल हॉस्पिटल मेथड बनाया गया था। नहीं, जो कहते हैं वही कहो, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि यदि कोई लिमिट सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक फंक्शन लेते हैं, इसमें एग्जांपल है क्या, कोई इसमें एग्जांपल कराए थे? यदि 0/0 का फॉर्म हो या ∞/∞ का फॉर्म हो तो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल मेथड को अप्लाई करते हैं। और क्या करते हैं इसमें, हम दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx अगर x के टर्म में है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं लिमिट वैल्यू को, तब हम लिमिट के अप्रोच को अप्लाई करते हैं। फिर भी अगर 0/0 आ रहा है फिर से हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, d/dx फिर से करेंगे। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कि लिमिट अप्लाई ना कर सके। ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करके और यह वो वैल्यू ना दे दे जो कि एग्जैक्टली हमको चाहिए, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन रिडक्शन होना चाहिए, तुमको चेंज दिखना चाहिए। अगर इस तरह से चेंज नहीं दिख रहा है तो इस मेथड को अप्लाई ही नहीं करेंगे। ये खास तौर से अलजेब्राइक मेथड में, सॉरी, अलजेब्राइक इक्वेशन को ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद हम अलग अलग मेथड बताए थे, जैसे अलजेब्राइक लिमिट को सॉल्व करने का, रैशनलाइजेशन मेथड बताए थे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बताओ तो। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन? अगर f कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर f रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, f डैश x से, f डैश्ड x से इसको डिनोट करते हैं। वह क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। h टेंड्स टू 0 का क्या मतलब, हम इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल अमाउंट ले रहे हैं
और x के, है ना, x से थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जस्ट x पे पहुंच रहे हैं। तो यदि हम राइट अप्रोच को लेते हैं और तब हम फंक्शनल वैल्यू को उसमें से घटाते हैं, तो इस प्रकार से जो स्लोप ऑब्टेन होता है यही जो है सो डेरिवेटिव वैल्यू होता है। ग्राफिकली समझा रहे थे, ठीक है ना, वही चीज है। यदि हम राइट अप्रोच को लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू को घटाते हैं और तब जो हम इससे जो स्लोप होता है, मतलब x प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस एच माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बताओ, कभी ऐसे पढ़े हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या कहा जाता है, इसको स्लोप पढ़ते थे ना। तो वही चीज यहां भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है। x टेंस टू h टेंस टू 0 का क्या मतलब, बहुत छोटा सा अमाउंट है। जो हमको ज्योमेट्रिकल कर्व मिल रहा है, उस कर्व में हम बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तब उस पॉइंट पे हम स्लोप निकालने का प्रयास करते हैं। तो इससे जो, मान लो इसको हम फाई कर रहे हैं, तो इसका जो tan फाई है वही यह f डैश x को दर्शाता है, यही उस डेरिवेटिव को दर्शाता है। इसको लिखने के कितने तरीके हैं, इसको d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, या d ऑफ, बताओ रे हम भूल गए हैं, d ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और क्या लिखते हैं जानते हो, कभी कभी इसको सिर्फ d लिख दिया जाएगा, ठीक है, इसको हटाने के लिए इसको हटा के सीधा d लिख दिया जाएगा। तो है ना, उसके मतलब जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन सेटर, उसकी फीलिंग को समझना वो क्या कहना चाह रहे हैं। और खास तौर से कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहे तो क्या समझोगे, ये dy बाई डी एक्स है, सिर्फ ऐसा लिखा रहे तो क्या समझोगे, हाँ dy बाई डी एक्स। और क्या तरीका है, एक तो f डैश x हो गया, एक d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, एक dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और क्या क्या तरीका है, इतना ही है ना। अब डेरिवेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो x की वैल्यू, देखो फंक्शन वैल्यू समझ गए, लिमिटिंग वैल्यू समझ गए, डेरिवेटिव वैल्यू क्या है, हम डेरिवेटिव निकाले और तब हम क्या कर दिए, x की वैल्यू वहां पर रख दिए, ठीक है, x की एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसको हम वहां पे रख दिए। जब ऐसे हम रख देते हैं तब उसको हम डेरिवेटिव वैल्यू कहते हैं। तो जैसे देखो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर x इक्वल टू a हम रख दिए, जब हम रख दिए तो ये क्या होगा, ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ a। जो भी हमको इससे जो एक्सप्रेशन निकल रहा है वहां पर x को हम a से रिप्लेस कर देंगे। मान लो a की जगह 2 है तो यहां भी हम f ऑफ 2 हो जाएगा, इसको हम डेरिवेटिव वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस वही चीज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझाया था, पूरा ग्राफ बना के कि दो ग्राफ है, सो यदि पॉइंट को हम बढ़ाते हैं तो किस प्रकार से हल्का सा जो उसका स्लोप होता है, उसके स्लोप में हल्का सा जो चेंज होता है, उस चेंज को ही हम डेरिवेटिव के रूप में डिफाइन करते हैं। और इसको तुम लोग काइनेमेटिक्स में बड़ा डिटेल में समझे होगे। यदि कोई डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है तो उसका जो डेरिवेटिव वैल्यू होता है वो क्या देता है, यस, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो उसका डेरिवेटिव वैल्यू है वो उसका वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डेरिवेटिव वैल्यू वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। इस सब चीज को तुम लोग बहुत अच्छे से जानते और समझते हो। अब डिफरेंशिएशन का कितना रूल है, अगर सम या प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह उसी प्रकार से हम उसको बांट देंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जैसे u ऑफ x है और v ऑफ x है,
प्रोडक्ट हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? अरे देखिए बताओ ना, ये तो आसान है। क्या होगा? u डैश ऑफ x इंटू वी ऑफ एक्स प्लस u ऑफ x इंटू वी डैश ऑफ x, यही है प्रोडक्ट रूल। एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को कांस्टेंट मान के, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे एक को कांस्टेंट मान के, इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए। फिर उसके बाद डिवीजन रूल क्या कहता है? अगर हम u ऑफ x और v ऑफ x, ठीक है, इस प्रकार से दो फंक्शन के रैशनलाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? v इंटू, यानी कि v ऑफ x इंटू, मैं x नहीं लिखता हूं, v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है उसका हम स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार से डिवीजन रूल लगता है। अब अलग अलग मेथड बताए थे डिफरेंशिएशन करने का। कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यदि u ऑफ v ऑफ x है उसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? बोलो, y डैश क्या होगा? d बाय d ऑफ v ऑफ x, ठीक है, u ऑफ v ऑफ x, उसके बाद d ऑफ v ऑफ x, उसके बाद d ऑफ x। पहले बाहर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन अंदर वाले फंक्शन के रूप में। कंपोजिट फंक्शन है ना, तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करेंगे? पहले अंदर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे और तब क्या करेंगे? उसी फंक्शन को हम दोबारा x से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कंपोजिट फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया है तो। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या डिफरेंशिएशन है? साक्षी को एक प्रॉब्लम दिए थे उस दिन बोर्ड पे बनाने के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन समझे थे क्या? वो इम्प्लिसिट था, इम्प्लिसिट पे तुम प्रॉब्लम बनाई थी। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करो, बताओ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब जो x के टर्म में एक्सप्लिसिटली लिखा रहे तब उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कैसा होता है? जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिलके इक्वेशन फॉर्म करता है, इस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म करता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम पहले उनको सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने का तरीका क्या है? जिस वेरिएबल से हमको डिफरेंशिएट करना है उसी से हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में उसको हम अलग अलग कर लेंगे। बाद में उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो जो हमको डिजायर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालना है इंडिपेंडेंट के टर्म्स में, वो हम बाद में कॉमन लेके और उसको उस रूप में सजा देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अलग अलग फंक्शन को ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करके तब हम लिख देंगे। इतना सारा तुम्हारा 11th का पोर्शन है कैलकुलस का, जो आज तुम देखे हो। दिस इज ऑल द कैलकुलस पोर्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड। हाँ, थोड़ा सा क्या चीटिंग हुआ मेरा इसमें कि तुम्हारा जो रिलेशन के टाइप है और फंक्शन के टाइप है वो 12th का पोर्शन है, जो कि तुम लोग पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो भी तुम देखे हो आज, ये सारा का सारा 11th का कैलकुलस है। क्या बोल चीटर? आई एम चीटर फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजन्स, ठीक है। ओके, आज इतना ही रखते हैं। तुम लोग 2 दिन पूरा अच्छे से नोट्स देखना, रिवीजन करना। मेरा तुम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है? कैसा, क्या किस तरीके से? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना, जितने भी टाइप हैं उसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एटलीस्ट 1 कर लेना, 1 बस। इतना कर लोगे मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं इम्प्लिसिट बताया हूं, इम्प्लिसिट क्या कर लोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जितने तरीके से मैं किया हूं, चाहे प्रोडक्ट रूल से हो चाहे कोशेंट रूल से हो, उसका एक एक प्रॉब्लम कर लोगे।
अगर तुम ऐसे कर लोगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। कुछ करना और बताना। तो मेरा तुम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है? ऑल द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ द थियरी शुड बी डन बाय यू। इतना सा ही बस काम है। ऑल द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव। आई नो इट्स लॉट टू आस्क, ठीक है, बट आई होप यू ट्राई। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेज क्लास।